Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshekar, and I welcome all of you to another interesting episode of Conexia High Flyers. Friends, in these episodes, we cover emerging companies from emerging sectors, and we talk to the promoters of such companies so that we can understand their company's operations better. We make an effort to, very simply explain what is the business model, the growth journey of the company's promoters, and the growth prospects ahead. And today, friends, we got a very interesting company which is going to hit the capital markets very soon. The company's name is Signoria Creation Limited, and which is basically a well-known company from Jaipur. We have the pleasure and the privilege of having the top management with us. We have the managing director, Mr. Vasudev Agarwal. वासुदेव जी, बहुत बहुत जी धन्यवाद आज आपका कीमती समय हमको देने के लिए। हम थैंक यू सर। इस छोटे इंटरव्यू में हम आपकी कंपनी के बारे में बहुत अच्छी तरह से जान जाएं। तो वासुदेव जी, पहला सवाल जो मेरा है वो ये है कि हमारी कंपनी के बारे में, सिग्नोरिया क्रिएशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, मेन कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, और सबसे बड़ी बात, ये बिजनेस जर्नी आपने कैसे शुरू की है, धंधा आपने कैसे शुरू किया, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमको दें। सर 2016 में मैंने सबसे पहले रिटेल की कुर्ती का काम चालू किया था जयपुर के अंदर, मेरी खुद की प्रेमिसेस में। तो मेरे को वहाँ थोड़ा रेस्पॉन्स अच्छा मिला, तो मैंने स्टार्ट उसी ईयर में यानी 17 से मैंने होलसेल स्टार्ट कर दिया। और होलसेल के लिए मुझे बॉम्बे और जयपुर के मैन्युफैक्चरर से माल लेने का मौका मिला और मैंने होलसेलिंग का काम स्टार्ट किया। लेकिन जो मेरे कस्टमर थे वो कुछ क्रिएशन चाहते थे, कुछ और चीज़ चाहते थे जो मेरे को बाज़ार से उपलब्ध नहीं थी, बाज़ार से नहीं मिलती थी। तो मैंने सोचा कि मेरे को कुछ इसमें क्रिएटिविटी करनी चाहिए और क्रिएटिविटी के लिए मैन्युफैक्चरिंग ज़रूरी है। तो मैंने 30 सितंबर 2019 को जो है कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली और ये सिग्नोरिया क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से थी। इसमें हमने स्टार्टिंग जो है दिवाली के आसपास के टाइम पे अक्टूबर नवंबर में स्टार्टिंग किया तो अच्छा रेस्पॉन्स मिला। लेकिन तुरंत बाद में जो है महामारी आ गई और महामारी आने की वजह से हमें 2-3 महीने 4 महीने जो है काम को बंद रखना पड़ा। लेकिन अच्छा रहा, शुरू में स्ट्रगल आता है तो आदमी सतर्क हो जाता है। तो मैंने पूरी व्यवस्था के साथ में अपने आप को तैयार रखा और अपनी जो भी स्टाफ लेबर जो थे उनको पूरी सैलरी वगैरह देके और उनको चालू रखा। हालांकि फैक्ट्री गवर्नमेंट की तरफ से बंद थी, लेकिन उनको अपना जो है सैलरी वगैरह मैंने देना रखा। फिर सर हम आगे बढ़ते गए, काम हुआ। फर्स्ट ईयर मेरा जो है 6 करोड़ का बिजनेस हुआ, दूसरे साल में करीब 12 करोड़ का बिजनेस हुआ, तीसरे साल में मैंने करीब 19 करोड़ का बिजनेस किया। मेरा बिजनेस मॉडल जो आप जानना चाह रहे हैं वो अभी 2023 तक B2B का मॉडल था, लेकिन हमने इसको 2024 आने से पहले ही B2C में भी कन्वर्ट किया है। हमारे ब्रांड को हम B2C तक ले जा रहे हैं। उसमें हम काफ़ी ऑनलाइन जो ब्रांड वो हैं प्लेटफॉर्म्स उनका यूज़ कर रहे हैं। साथ ही साथ हम YouTube से भी अपना माल बेच रहे हैं। आज मेरी YouTube से करीब 2.5 करोड़ रुपए की सेल है। 30 लाख रुपए महीने की सेल मैं कर रहा हूँ। हमारा पूरा टोटली लेडीज गारमेंट हम बनाते हैं और जयपुर में बेसिकली लेडीज गारमेंट का ही मार्केट बड़ा है। उस मार्केट में हम लोग कुर्ती हो गया, 2 पीस हो गया, 3 पीस हो गया, गाउन हो गया, स्कर्ट्स हो गई और टॉप्स हो गए। जो लड़कियां ज़्यादातर 20 इयर्स की लड़कियां होती हैं, अप टू 20 इयर्स, जीन्स के ऊपर टॉप्स वियर करती हैं, तो वो हम बनाते हैं। हमने अपने आप को बेसिक गारमेंट के साथ में जो है जोड़ रखा है। कॉटन प्लस बेसिक जो डेली वियर के लिए जरूरी है वो आइटम हमने यहाँ पे रखा है और जो है 12 महीने हम कॉटन में काम करते हैं। बिल्कुल, अभी वासुदेव जी बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। मुझे बताइए, हमारा जो प्रोडक्ट रेंज है वो ज़्यादातर हम जयपुर मार्केट को ही ज़्यादातर कैटर करते हैं, लेकिन हमारा पैन इंडिया, अभी आप कह रहे थे कि यूट्यूब से भी हमारा 30 लाख का रेवेन्यू मोटा-मोटी हर महीना आता है। तो जी इसका मतलब हमारा ज़्यादातर सेल जयपुर से आता होगा, लेकिन बाकी ऐसे कौन से मार्केट्स हैं
जहाँ पे सिग्नोरिया क्रिएशंस के जो कुर्तीज है, ड्रेस टॉप्स है, यहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिला है। तो इसके बारे में कुछ बताइए। जी सर, हमारा क्या है कि सबसे बड़ा मेजर मार्केट तो गुजरात है। गुजरात में सूरत और अहमदाबाद ये 2 जगह हैं, बड़ी जगह हैं, जहाँ पे हमारा माल बिकता है, क्योंकि वहाँ पे सारे इंडिया वाइड, वर्ल्ड वाइड कस्टमर बैठे हुए हैं, जो वहाँ आते हैं सूरत, अहमदाबाद, और हमारे माल को जो लेने वाले हैं वो सुपर होलसेलर हैं। वो हमसे बिल्कुल ऐसी रेटों पे माल लेते हैं जिससे वो दोबारा वहाँ आके और सेल कर सकें और अपना प्रॉफिट कमा सकें। फिर बॉम्बे हमारा अच्छा मार्केट है, इधर जो है दिल्ली अच्छा मार्केट है, साउथ में भी हमारा मार्केट है, पंजाब, हरियाणा, पैन इंडिया में मैं कहूँ तो सिलीगुड़ी, कलकत्ता, सब जगह हमारा माल जाता है। कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जहाँ माल नहीं जाता है। ओके, ये बिल्कुल बहुत बढ़िया, आई थिंक बहुत अच्छा लगा वासुदेव जी, बहुत अच्छी तरह से आपने मार्केटिंग नेटवर्क आपका फैलाया। मेरे को बताइए जी वासुदेव जी, ये जो बिजनेस है ये ज्यादातर डिजाइन और क्रिएटिविटी के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पे आपके कितने डिजाइनर हैं? आप डिजाइन कैसे डिसाइड करते हो? यानी दिवाली आती है, उसके बाद क्रिसमस आता है, हमारे देश में बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी डिजाइनिंग टीम काम करती है या विंटर या समर, उसके हिसाब से आप पहले तो रोटी कपड़ा मकान, उसमें जो कपड़ा है वो सेकंड नंबर पे आता था, लेकिन आजकल इसको जो है डिजाइनिंग का भी पार्ट जो है ये बन गया है, फैशन का पार्ट बन गया है, फैशन इंडस्ट्री के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसमें क्या है सर कि हर पीस जो है नया बन के आता है। एक पीस हमने बना दिया, उसके 1000 पीस बना दिए, उसके बाद दूसरा पीस आएगा, वो नया कुछ न कुछ उसमें नयापन होगा, आइदर प्रिंट में, डिजाइन में, किसी भी चीज़ में हो वो होगा। उसके लिए मेरे पास में यहाँ पे डिजाइनर टीम है, 4-5 लड़कियाँ मेरे पास में डिजाइनर है, और जो मेरी इस डिजाइनर टीम को लीड करती है वो मेरी जो प्रमोटर है, मेरी जो बहू है, बेटे की बहू, जो इसमें प्रमोटर भी है, कृतिका अग्रवाल, वो अच्छे से लीड करती है। वो खुद भी एक डिजाइनर है। तो हम बिल्कुल डिजाइनिंग के उस पार्ट पे बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं। हमेशा डिजाइनिंग को जो मार्केट में आने वाला है उसको हम पहले ही भांपते हैं, कोशिश करते हैं कि उसके अकॉर्डिंग हम जो कलर, प्रिंट और डिजाइन देवें। नहीं, बिल्कुल समझ गया। तो बेसिकली आपका इंटरनल टीम है, आपकी प्रमोटर जो टीम में से ही कोई डिजाइनिंग देखता है। जी जी जी। बसंत जी, मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं कहूँ कि अगले 2-3 साल का अगर आउटलुक आप शेयर करें, क्योंकि देखिए गारमेंटिंग बिजनेस ये जो आप बता रहे हो, रेडीमेड गारमेंटिंग बिजनेस, ये बहुत बड़ा है, और जब तक आप जी इनोवेट करोगे, आपकी क्रिएटिविटी होगी, आपको स्केलेबिलिटी के लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। लेकिन मोटा-मोटी अगले 2-3 साल के लिए आपको पिक्चर कैसे लग रहा है? किस प्रकार की नहीं डिमांड सर, आपको है? सर मैं आपको बताऊं, अगले 2-3 साल तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगले 20 साल भी अभी इस इंडस्ट्री में ग्रोथ और बाकी है। अभी हम भी जो मेट्रो सिटीज हैं और वहीं तक हैं, जब धीरे धीरे ये गाँवों में और कस्बों में जाएगा फैशन, तो ये ओवरऑल 1 करोड़ 140 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारे हिंदुस्तान की, और वो उसमें से अभी सपोज करिए 30% ने इसको यूज करना चालू किया है। जब सारी पब्लिक इसको यूज करेगी, इजी टू वियर, सस्ता और सुंदर, सबसे अच्छा वियर है जिसमें लेडी अपने आप को फील करती है कि वो फ्री है, प्लस वो अपने आप को पूरा कवर भी कर लेती है इससे। और ये जो चीज़ है वो पहले तो 20-25 साल की एज की लड़कियां और लेडीज पहनती थी, आज 60 साल की लेडीज को भी हम देखेंगे तो वो इसको वियर करती है। तो इसका बिल्कुल, मार्केट इसको बहुत ज़्यादा है, अभी बिल्कुल। स्टार्ट हुआ है सर, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। नहीं, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। वासुदेव जी, अभी मेरे को बताइए, हमारा जो प्राइस रेंज है कुर्तीज़ का, आप जो दूसरे प्रोडक्ट्स कह रहे हैं, मोटा-मोटी सर हम कौन से प्राइस रेंज से शुरू करते हैं और अपर एंड तक हम कहाँ तक जाते हैं? इसके बारे में थोड़ी जानकारी। सर हम करीब 200 रुपये से चालू कर देते हैं, और 200 रुपये से लेके 1500 रुपये तक की हमारी प्राइस रेंज रहती है। लेकिन जो ओके, ज़्यादा माल है वो 800-900 रुपये की रेंज का बिकता है। अच्छा, तो हम ओ हम वैसे अगर वो एवरेज निकालते हैं तो 500-600 रुपये का हमारा एक एवरेज आता है। और ओके, उसका ओके,
उसका मार्केट सबसे ज्यादा है, 80% मार्केट उसी का है। अच्छा, समझ गया। ठीक है, समझ गया। वासुदेव जी, अभी मेरे को एक बात बताइए कि आप B2B मार्केट में बता रहे थे कि हमारा ज़्यादातर प्रेज़ेंस B2B में है, 24 में आपने B2C में भी एंट्री की है। तो जी। B2C में एक्चुअली आपने क्या किया? आपने क्या डीलरशिप मेंटेन की है, थोड़ी-सी ब्रांडिंग शुरू की है? क्योंकि B2C का मतलब क्या है कि आप डायरेक्टली कस्टमर को माल बेचते हो। एक तो यूट्यूब है, हाँ जी। उसके बाद काफ़ी सारे प्लेटफ़ॉर्म है। हाँ तो जी, इसके बारे में यूट्यूब कैसे के थ्रू यू, मार्केटिंग आप यू, कैसे प्लान कर रहे हो? आगे आने वाले समय में क्या ये एरिया आपके लिए फोकस एरिया रहेगा या B2B जो आपका ट्रेडिशनल ब्रेड एंड बटर बिज़नेस है, नहीं सर, वहाँ नहीं पे सर, हम 50-50 उसको यूज़ करेंगे। ऑनलाइन में हमारे पास में जो मिंत्रा का है वो बहुत बड़ा स्कोप हमारे पास में है, और उसमें हम पूरी तरह रजिस्टर्ड हो गए हैं और हमारा ऑलरेडी सेल चालू हो गई है। वो अच्छा, प्योर B2C है। और जो अच्छा, यूट्यूब है हमारा, यूट्यूब पूरे इंडिया में, इवन वर्ल्ड में भी कई जगह पे हमारा माल जाता है ना अच्छा, सर। तो ऑनलाइन का हमारा जो सिग्नोरिया ब्रांड है वो बहुत पॉपुलर हो चुका है, और आने वाले टाइम में थोड़ा सा धन की क्राइसिस है, ये क्राइसिस खत्म हो जाएगी तो हम बहुत अच्छा इसको करेंगे। B2B हमारा ऑफलाइन मार्केट है सर, ऑफलाइन हाँ, मार्केट तो हमारा फिक्स मार्केट है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज भी हमारे पास कस्टमर की लाइन लगी रहती है, लेकिन हम बिल्कुल, उतना माल उनको नहीं दे पाते। बिल्कुल, मैं समझ गया। तो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ B2B और B2C जैसे आप बोलते हो 50-50 आप टारगेट कर रहे हो जी। कि ये आपका टारगेट है। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए सर, अभी हम काफ़ी समय से आपने 3 साल से काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाया है, प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर भी इम्प्रूव हो चुके हैं। लेकिन ओवरऑल रेडीमेड गारमेंटिंग इंडस्ट्री में हमने देखा है कि बहुत सारा कॉम्पिटिशन है, बहुत सारे अदर प्लेयर्स भी। तो सर अगर मैं आपको पूछ लूँ कि हमारी कंपनी में ऐसा क्या है कि जिससे हम हमारा काम काफ़ी अच्छा करते हैं? क्वालिटेटिवली अगर आपको 2-3 पॉइंट्स हम हमारे व्यूअर्स को आप बता दें कि सिग्नोरिया क्रिएशन ऐसा क्या काम अच्छा करता है जिससे उसकी पोज़ीशनिंग दूसरे प्लेयर से काफ़ी अच्छी है? जैसे उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसके डिज़ाइन्स अच्छे हैं या कपड़ा जो वो यूज़ करता है वो अच्छा है। तो ऐसा क्या चीज़ है जो हम दूसरों से अच्छा कर रहे हैं क्योंकि ये नंबर्स में झलक रहा है? तो इसके बारे में कुछ बताइए। सर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि एक जो जयपुरी कुर्ती है, जयपुरी जो प्रिंट है, वो वर्ल्ड वाइड बड़ा फेमस है। अच्छा, ठीक है सर। तो हम जयपुर प्रिंट के ऊपर काम करते हैं, पहली बात तो ये है। दूसरा क्या है कि हम जो कपड़ा यूज करते हैं प्योरली कॉटन, 60-60 कॉटन कपड़ा यूज करते हैं, और वो 12 महीने करते हैं। जयपुर हाँ, में एक भी फैक्ट्री ऐसी नहीं है जो कि पूरे साल एक ही कपड़े को यूज करे। उसके हाँ, पास में सीजन वाइज कपड़ा होता है, हम सीजन वाइज नहीं करते, हम कॉटन में ही काम करते हैं, और कॉटन में हमारी मास्टरी है, स्पेशलिटी है। हाँ अच्छा, सर। दूसरी चीज ये है कि हम लोग बॉटम से चालू किया है। बॉटम से मतलब हमने ग्रे कपड़ा परचेज किया, फिर उसको प्रिंट करवाया, प्रिंट करने के बाद में हमने उसको कटिंग करवाया, स्टिचिंग करवाया, फिनिशिंग करवाया, और फिर हमने उसको मार्केट में बेचा। तो ये बिल्कुल। सारे प्रोसेस मेरे इन हाउस हैं, हाँ, बिल्कुल। सारे प्रोसेस मेरे पास इन हाउस है। तो जो ज्यादातर फैक्ट्रियां क्या करती हैं कि प्रिंटेड कपड़ा मार्केट से परचेज करती हैं, उसका 8 से 10% जो मार्जिन है वो प्रिंटेड वाला लेके चले जाता है, हम उस मार्जिन को भी हमारे साथ रखते हैं। तो ये बिल्कुल, मैंने 23 में चालू किया है। आपको एक बात मैं बता दूं कि जो मेरा 22 और 23 के बीच में एक प्रॉफिट का बहुत वेरिएशन आया है, उसका रीजन भी यही है कि हमने 23 के अंदर रॉ मटेरियल जो है साउथ से लेना चालू किया, और उसको हमारे लेवल पे हमने प्रिंट कराया, हमने हमारी अच्छा, डिजाइनों में प्रिंट कराया। तो हमारा जो बिल्कुल। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है वो 10 से 15% ऑटोमेटिक ग्रो कर गया। तो ये सारे रीज़न्स हैं जो हम अलग तरीके से करते हैं, तो उसलिए हाँ, हमारे लिए हमारे पास में जो डिजाइनिंग टीम है वो हर बार कुछ कस्टमर को, मेरे बायर को, जो मेरा B2B का बायर है या B2C का बायर है, हर बार हम कुछ नया देते हैं, नई डिजाइन देते हैं, नया पैटर्न देते हैं, नई 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 प्रिंट देते हैं। तो जो नई अच्छा, चीजें सामने आती है ना, तो उसको कस्टमर पहले चूज करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, समझ गया मैं वासुदेव जी। वासुदेव जी, मुझे एक बात बताइए कि आप अभी यही क्वेश्चन से मेरा सवाल जुड़ा हुआ है। आपने बोला कि आपकी डिज़ाइनिंग टीम हर बार कुछ नए देने की कोशिश करती है। तो मोटा-मोटी हर साल हम कितने नए डिज़ाइन्स लॉन्च करते हैं? क्योंकि देखिए ये सबसे बड़ा आपका बिज़नेस का गुरु मंत्र है। जैसे नए डिज़ाइन्स आएँगे, लोगों को थोड़ा-सा और अच्छा लगता है प्रोडक्ट खरीदने के लिए। 200 से 250 डिजाइन हम नए नए हर साल डालते हैं।
और ओके। हमारा जो है ना डिजाइनिंग में ये रहता है कि हम जैसे किसी भी डिजाइन के 5 पीस बनाते हैं, 5 हाँ पीस को हमारे जो B2B कस्टमर है, B2C कस्टमर है, उनको हम पहले शो करते हैं, उनमें से उनकी हाँ राय लेते हैं कि उनको कौन सा अच्छा लग रहा हाँ। है। सपोज करो उन्होंने ठीक है। 5 में से तीन तीन को सिलेक्ट किया, हम 2 को हटा देते हैं, 3 पे वर्किंग करना चालू करते हैं। इसलिए बिल्कुल। हमारा प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज्यादा और हमारी मोनोपोली है। अच्छा, समझ गया। आई थिंक वेरी नाइसली टोल्ड। वासुदेव जी, अभी थोड़ा फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। मेरे ख्याल से नंबर्स FY19 में बताइए आपने सर। जैसे कहा करीब 19 करोड़ का रेवेन्यू आया है। प्रॉफिट भी मैं देख रहा तकरीबन 2.31 करोड़ आया है, जो पिछले साल करीबन 65 लाख था। तो पहली बात तो बताइए वासुदेव जी की FY23 में ऐसा क्या हो गया कि जिससे प्रॉफिटेबिलिटी इतनी अच्छी तरह से बढ़ी, ऑफकोर्स रेवेन्यू भी बढ़ा है। तो इसका मेन कारण क्या था कि आपकी रॉ मटेरियल प्राइसेस थोड़ी कम देखिए, हो गई? मैं दोनों चीज से आपको बताता हूँ कि मेरी पिछले साल में सेल भी बढ़ी है और प्रॉफिट भी बढ़ा है। बिल्कुल, यानी जो मेरी मेरी 22 के अंदर सेल थी वो करीब 11.5-12 करोड़ थी, बिल्कुल। और जो 23 में मेरी सेल हुई है वो 19.5 सवा 19 करोड़ हुई है। हाँ, उसका दो रीजन है सर, कि एक तो इंडेक्स के हिसाब से मार्केट ऑटोमेटिक ग्रो कर रहा है। फैशन है, फैशन जो है डिमांड बहुत ज़्यादा आगे से आगे बढ़ती जा रही है। हम बिल्कुल, चूंकि 22 में नए ही थे, 2-1 साल हुए थे हमें, जैसे जैसे हमने मार्केट में पैर रखा हमारे पास कस्टमर की अच्छी डिमांड क्रिएट हुई। दूसरा बिल्कुल। क्या हुआ सर कि हमने जो ग्रे कपड़ा है वो जो है 23 में ही स्टार्ट किया। 23 के अंदर हमने मार्केट से ग्रे कपड़ा परचेज किया और उसको प्रिंट कराया। पहले हम प्रिंटेड कपड़ा लेके और काम करते थे, तो उसमें बिल्कुल, 10 से 15% का वेरिएशन हमारे उसमें आ गया कॉस्टिंग में। ओके, और अब इसमें एक चीज और है सर कि जो पैसा मैं आईपीओ से जुटाऊंगा, उस पैसे से अगर मैं नगद में काम करता हूं तो मेरा प्रॉफिट 10% और जंप करेगा। क्योंकि इस अच्छा, इंडस्ट्री के अंदर जो उधार में काम करते हैं उसका पीरियड जो होता है वो 90 से 120 डेज का पीरियड चलता है। तो बिल्कुल, अगर उसको मैं कैश में परचेज करता हूं तो वो जो 90 से 120 डेज के उसमें मेरे को 10% का मिनिमम फायदा होगा। तो आज बिल्कुल, मेरा 20% प्रॉफिट है वो 30% पे चले जाएगा नेट प्रॉफिट। अच्छा, तो मेरी समझ यही गया। यही सोच है कि मैं इसको अच्छे से अच्छे प्रॉफिट को मेंटेन करूं। इसमें क्या होता है सर, सेल बढ़ाना इतनी बड़ी बात नहीं है, प्रॉफिट मेंटेन करना बड़ी बात है। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, मैं देख रहा था वासुदेव जी, अभी जो आपने सवाल का आंसर किया, अपना सितंबर का भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। हमने कुछ 6.5 करोड़ का रेवेन्यू किया है और 65 लाख का प्रॉफिट किया है सितंबर तक। उसमें क्या एक चीज मैं बताऊं आपको, अभी जो सितंबर तक जो होता है ना, हमारा क्या है कि जो मेन टाइम होता है मार्केट हाँ, माल का, वो जनवरी फरवरी और मार्च अप्रैल, 4 महीने अच्छा, ऐसे होते हैं जो माल सबसे ज्यादा बिकता है। लेकिन ओके, इस बार मैं आपको बताऊं सर, अपने ऑनरेबल चीफ क्या फाइनेंस मिनिस्टर ने हमें जो है एसएमई के बारे में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। वो हमारे यहाँ पे 90 से 120 डेज का क्रेडिट चलता है, उन्होंने हाँ, उसको 15 दिन का क्रेडिट कर दिया है। तो उसकी वजह से हमारे जितने भी ऑर्डर और ये है ना वो बड़े स्लो हो गए, इवन अच्छा, ये होल्ड भी हो गए हैं। लेकिन फिर भी मेरे को इतना है कि ये आप सितंबर के डेटास देख रहे हैं, मैं आपको जनवरी का डेटा दिखाऊं तो मैंने 15 करोड़ क्रॉस कर लिया है। अच्छा, समझ गया। ठीक है। 15 करोड़ क्रॉस कर लिया है, और पिछली साल से अच्छा परफॉर्मेंस, इस सारी परेशानी के बावजूद भी हम अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। नहीं, नहीं, बिल्कुल। आई थिंक बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मुझे ये पूछना है कि अभी जैसे आपने बोला कि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल ये हमारा सबसे बड़ा टाइम होता है जब हमारे प्रोडक्ट्स बिकते हैं। तो हम ये मान के चले कि ये धंधा थोड़ा-सा सीज़नल है, यानी जनवरी टू अप्रैल इज़ द बम्पर पीरियड फॉर आवर कंपनी, बाकी सारे महीनों में स्टेडी सर ग्रोथ आती है। सर ऐसा नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में क्या है कि कभी साउथ का जो मार्केट है उसमें कभी सर्दी नहीं आती, विंटर नहीं आती है। हाँ, कभी नॉर्थ के मार्केट में विंटर आ जाती है तो नॉर्थ का मार्केट कमजोर पड़ जाता है। बिल्कुल। और कहीं पे जो है हमेशा एक जैसा, मुंबई वगैरह में एक जैसा रहता है। तो हाँ, हम इस बार ये प्लान कर रहे हैं कि हम सर्दी के भी आइटम डेवलप करें, जिससे बिल्कुल। हमारे को फिर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल को ही नहीं देखना पड़े, पूरे साल बराबर काम मिले। और बराबर काम करने पर हम, हमारा जो टारगेट है वो बहुत आगे चले जाएगा। बिल्कुल। अभी हम नहीं, केवल कॉटन में काम कर रहे थे।
हाँ, और कॉटन का 12 महीने आइटम नहीं होता, क्योंकि ठंडी के अंदर कॉटन नहीं पहनते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। तो वासुदेव जी, अभी मेरे को अभी कॉटन के बारे में आपको एक सवाल पूछना है। हम लोग कॉटन प्राइसेस काफी क्लोजली मॉनिटर करते हैं, तो पिछले 6-8 महीने से काफी लंबे समय से कॉटन के जो कीमतें हैं वो थोड़े रीजनेबल हो चुकी हैं। देखिए, हमारा मेन रॉ नहीं सर, मटेरियल तो बहुत कॉटन। डाउन हो गए, अपनी रेट से 25% नीचे आ गए हैं कॉटन की रेट। हाँ हाँ, लेकिन सर मैं बताऊं, एक्चुअली क्या है कि कॉटन की जो रेट वहां से चलती है और हम जो कॉटन करते हैं उसमें हमारे इतना डिफरेंस नहीं आता है। हमारे बिल्कुल। को 25% के डिफरेंस की जगह 5% डिफरेंस महसूस होता है, क्योंकि हमारी जो कॉस्टिंग है उसमें जो रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग है वो 50% भी नहीं होती है सर। ओके ओके। हाँ, तो उसकी कॉस्टिंग का इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं आता, लेकिन आता है हाँ 5-7% जो है कॉस्टिंग इस समय डाउन है। इस समय कॉटन हाँ। काफी डाउन है और इसलिए लोग कॉटन को बहुत अच्छे से परचेज कर रहे हैं। कॉटन नहीं में जो बिल्कुल है बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो है बहुत आरामदायक रहती है। बिल्कुल। नहीं नहीं, आई थिंक आपने बहुत अच्छी तरह से समझा। मेरा जो कहने का सवाल था वासुदेव जी, मैं पूछ रहा था कि 6-7% का भी बेनिफिट अगर हमको मिलता है प्राइसिंग में कॉटन के लिए, तो हमारे मार्जिन्स को थोड़े से इम्प्रूव होने में थोड़ी सी मदद मिलेगी क्या? नंबर मत बताइए, लेकिन मोटा मोटी आपको क्या लगता है कि मार्जिन्स में थोड़ा सा पॉजिटिव गेन हमको मिल सकता है क्या आने वाले साल में, मिलेगा, अगर ये मिलेगा सर, डेफिनेटली मिलता है, अच्छा। डेफिनेटली ओके मिलता है। ओके। अच्छा, अगला सवाल जो है सर, काफी इंपॉर्टेंट है हमारे सारे व्यूअर्स के लिए। सर, हम अभी वसुदेव जी, हम अभी पब्लिक इशू कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। हम पब्लिक इशू कब कर रहे हैं, कितना साइज ऑफ द आईपीओ है, और ये पैसा हम कहाँ पे यूज करेंगे, तो इसके बारे में बताइए। सर, पब्लिक इशू हमारा जो ओपन होगा वो 12 तारीख को ओपन हो रहा है, 12 मार्च को, 14 को क्लोज हो जाएगा। और जो साइज है पब्लिक इशू का साइज है वो 9.28 है, 9 करोड़ 28 लाख का है। छोटा ही है, बड़ा हाँ नहीं है। और हाँ इससे जो भी पैसा आएगा उसको हम वर्किंग कैपिटल में और कुछ छोटे मोटे एक्सपेंशन में हम इसको यूज करेंगे। वैसा कंपनी की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन के तैयार हो गई है, तो हाँ। कंपनी के पास में एक्सपेंशन का जो प्लेस की प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो चुकी है। हाँ और जो अब उसके अंदर 9.8 करोड़ रुपया भी बहुत कम पड़ता है, लेकिन जितना रुपया हमको मिलेगा उससे हम इस बिजनेस को 2 गुना 3 गुना आगे बढ़ाएंगे। नहीं नहीं, समझ गया। अच्छा, वासुदेव जी, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो फाइनेंशियल मार्केट्स में सारे एनालिस्ट ऑब्जर्व करते हैं कि आपने आपका रेवेन्यू, आपका आपका कामकाजी मुनाफा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत बढ़िया तरीके से पिछले 3 साल में बढ़ा है। 6.5 करोड़ से 19 करोड़ हो गया है, प्रॉफिट भी 2.31 करोड़ हो गया है। लेकिन मैं देख रहा था कि सर, हमारा जो वर्किंग कैपिटल है वो वर्किंग कैपिटल काफी ज्यादा है, और उसी कारण से हमने देख रहा है कि पिछले 2-3 साल से जो कैश फ्लो है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो हम कहते हैं, जो वर्किंग कैपिटल कंजम्पशन के बाद हम देखते हैं, वो फिगर माइनस में आ रहा है। उसको सितंबर के क्वार्टर में हमने देखा है कि पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो आपने जनरेट किया है। आपने ये भी कहा कि कैश में अगर मैं मटेरियल लेता हूँ तो मेरे को 8-10% का फर्क आ जाएगा। तो आगे चल के मुझे बताइए, ये कैश फ्लो पॉजिटिव इस साल में 24 में होगा कि नहीं? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए आगे के वैल्यूएशन और रोड सर मैप के लिए। सर मैं बताता हूँ आपको, क्या है कि हमारे जो बिजनेस में जो ट्रेंड है वो 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज और 120 डेज का तक का जो है मार्केट में क्रेडिट अवेलेबल है। तो बिल्कुल। हम क्या करते हैं सर कि जो कस्टमर होता है उसको हम 90 डेज का कह के दिया और उसने कई बार 150 दिन लगा दिए, एक तो बिल्कुल वो एक रीज़न हो जाता है। बिल्कुल। दूसरा क्या है सर कि हम हर बार कुछ न कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं, या तो कुछ मशीन खरीद लेते हैं, हाँ बिल्डिंग के लिए लैंड खरीदी अभी, तो लैंड में मेरे को बिल्कुल 3 करोड़ रुपया कंपनी का उसमें लगा दिया मैंने। तो वो बिल्कुल जो मेरा बिल्कुल कैश फ्लो है ना वो थोड़ा सा प्रोडक्टिव है, कैपिटलाइजेशन में जा रहा है। बिल्कुल। ठीक ठीक है। ये एक रीजन है। लेकिन अभी मेरे को इनफ पैसा मिल जाएगा, उसके बाद में हाँ हम इसको वर्किंग कैपिटल में और लिक्विडिटी में हम इसको रखेंगे और बिल्कुल। कोशिश करेंगे कि लिक्विडिटी मेंटेन हो। नहीं बिल्कुल, आई थिंक आपने सही कहा कि पैसा प्रोडक्टिव चीज़ों के लिए ही जा रहा है, और अभी तो आपको पब्लिक इश्यू के पास पैसा मिलेगा, तो वर्किंग कैपिटल की दिक्कत तो आपको होनी नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार नहीं आईपीओ होगी, में नहीं पैसा होगी आएगा सर, तो आप कर सकते हैं। नहीं, ठीक है, नहीं मैं होगी समझ सर। गया। अच्छा, मेरे को एक बात बताइएगा, फ्रैंकली जब कोविड हो गया था, तभी उस कोविड के समय में आपने बोला हमने
हिम्मत नहीं हारी, हमने उस समय थोड़ा सा ड्राइंग बोर्ड के जाके हमने इंटरनली काम किया। तो सर उस समय आपने किस चीज़ के ऊपर फोकस किया? डिजाइनिंग पे फोकस किया? क्योंकि 3-4 महीने तो सब कुछ बंद था, लेकिन उस सर समय से आपने बहुत अच्छा सर बाउंस बैक दिखाया। तो उसके बारे में सर बताइए, क्योंकि सर देखिए वो खराब मेरी समय में मैन्युफैक्चरिंग का स्टार्टिंग था, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग का स्टार्टिंग पीरियड था। हाँ, उसमें हमने जैसे सपोज करो 50 लाख की कैपिटल से स्टार्ट किया था, हाँ, ठीक है। उसके 5 गुना कैपिटल का मैंने अरेंजमेंट करके पहले से रखा था कि इस 50 लाख से कुछ होगा नहीं, तो अपन को कैपिटल इसमें ज़्यादा डालनी पड़ेगी, और मैंने उस ठीक, 5 टाइम्स कैपिटल को पहले से ही मैनेज करके रखा था। हाँ, कोविड बहुत आया, सही, कोविड में हमारे पास माल डंप हो गया, प्लस हमारे जो स्टाफ है उनको सैलरी, खर्चे, किराया, ये सब हमने दिया। लेकिन कोविड से पीरियड में तो हम कुछ नहीं कर पाए, डिजाइनिंग भी नहीं कर पाए, केवल प्लानिंग पोर्शन घर में बैठ के किया। हाँ, प्लानिंग का पार्ट हमने घर में बैठ के किया। और लेकिन जैसे ही कोविड के बाद में गवर्नमेंट ने हमारी फैक्ट्रियां खोलने का वो दिया, तो हमने बहुत बहुत एंथुजियाज्म के साथ में वापस काम को स्टार्ट किया। और उसके बाद बिल्कुल, में कोविड तो दोबारा भी आया, लेकिन उस दोबारा में हाँ, हमारे को कोविड का इफेक्ट नहीं आया। हमने बिल्कुल, फैक्ट्री चालू रखी, डिजाइनिंग चालू रखी, और हमारे कस्टमर बाकायदा, हम कॉन्टेक्ट कस्टमर से भी कॉन्टेक्ट में थे। देखिए सर अश्विनी जी, इसमें जो रिलेशन है ना, वो बहुत काम करता है। मेरा बिल्कुल, सभी मेरे कस्टमर के साथ में पर्सनल रिलेशन रहता है। मेरी जो प्रोडक्ट है वो जरूर उसको इफेक्ट करती है, लेकिन मेरा रिलेशन भी जो है ना, वो मेरे को जो कस्टमर के लिए बांधे रखता है। तो मैं बिल्कुल, हमेशा रिलेशन को मेंटेन करता हूँ। और नहीं किसी बिल्कुल, भी मेरे कस्टमर की कोई भी आफ्टर सेल सर्विस जो उसको चाहिए, मेरे प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है या उनको बेचने में दिक्कत आ रही है, तो उनको मैं ईजी करता हूँ, जिससे कि उनको मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं आए और मेरा माल आराम से बिके। नहीं, नहीं, मैं आई थिंक बहुत अच्छी तरह से वासुदेव जी आपने समझाया। वासुदेव जी, एक आखिरी सवाल जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ऑफ कोर्स कोविड के बारे में अभी आपने मेरे को बताया कि आपने कैसे टाइम कोविड का यूज़ किया, लेकिन नॉर्मली हमारे धंधे में नॉर्मल धंधे में अगर मैं कहूँ तो हमारा सबसे बड़ा रिस्क क्या है कि अगर रॉ मटेरियल का खर्चा बढ़ गया या मान लीजिए जो कस्टमर है वहाँ पे डिमांड कम हो गई, ऐसा क्या रिस्क फैक्टर है? क्योंकि आप इंडस्ट्री में काफ़ी लंबे समय तक हो, अभी आपने कंपनी को भी 3-4 साल से बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया है। तो कौन-सा बड़ा रिस्क है जो आपको लगता है कि एक नेगेटिव सरप्राइज़ हमारे धंधे के लिए प्रूव हो सकता है? हालाँकि वो अभी नहीं है, बट अगर आता है तो उसको आप कैसे मैनेज कर पाओगे? कोविड एक अलग बात थी, लेकिन नॉर्मल रिस्क इस धंधे में क्या होता है? सर सर मैं बताता हूँ। जैसे मेडिकल की दुकान होती है, मेडिकल के अंदर संडे को भी काम होता है, रात को भी काम होता है, दिन को भी काम होता है। ठीक बिल्कुल। इसी तरह जो मेरा प्रोडक्ट है, वो असेंशियल प्रोडक्ट है, असेंशियल हाँ, है। एक एक बिल्कुल, वुमेन को कपड़े पहनने ही पड़ेंगे, चाहे वो 200 रुपए का सूट पहनो, चाहे वो 500 रुपए का सूट पहनो, बिल्कुल। है सर। तो हाँ, मेरे को इसमें कोई रिस्क नज़र ऐसी नहीं आती है, क्योंकि मैं कोई चीज़ बहुत ज़्यादा वैल्यू एडेड अगर बनाता हूँ और उसका मार्केट आउट हो जाता है, तो मेरे को उसमें नुकसान लगता है। लेकिन बिल्कुल, अगर सपोज करो मेरी आइटम 400 रुपए की है और वो मार्केट में नहीं चल रही है, तो 20 रुपए कम करके मेरे से 100 ग्राहक तैयार रहेंगे कि 20 रुपए कम में मेरे को दे दो, जबकि 20 बिल्कुल। रुपए कम करने पर भी मेरा प्रॉफिट उसमें रहता है। इसलिए मेरे को नहीं लगता कि किसी भी तरह का इसमें रिस्क फैक्टर है। लेकिन रिस्क फैक्टर केवल इस चीज का होता है कि जैसे दो तरह से हम माल बेचते हैं। एक कस्टमर जो हमारे डीलर के, वो एजेंट के थ्रू माल लेता है। एक कस्टमर जो एजेंट के थ्रू नहीं लेता, डायरेक्ट लेता है। तो कई हाँ, बार क्या होता है कि जो डायरेक्ट कस्टमर है, वो उसने सपोज करो 20,000 पीस का ऑर्डर दिया और उसने बाद में कहा कि तुम 10,000 पीस जो है आप मेरे को सप्लाई करो, 20,000 नहीं चाहिए। अब हमने 20,000 हाँ, बना दिए, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर हाँ, मेरे उस प्रोडक्ट को 20,000 में से 10,000 उसको गया, 10,000 दूसरा आदमी लेने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि मेरा हाँ, प्रोडक्ट जो है वो कॉमन है। ऐसा प्रोडक्ट नहीं बराबर, है जो पर्टिकुलर किसी के लिए तैयार किया गया हो। इसलिए बिल्कुल, बिल्कुल, रिस्क का नाम जो है, मेरे को नहीं लगता है इसके अंदर कोई रिस्क है। बिल्कुल। तो आई थिंक काफ़ी अच्छी तरह से आपने समझाया कि प्रोडक्ट एसेंशियल कैटेगरी में आता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू हाँ, से डिमांड काफ़ी मेरे को कोई स्टेबल रिस्क रहती नजर है। नहीं आता है। और अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं जिस लेवल पे रिस्क फैक्टर चालू हो जाए
अभी रिस्पेक्ट, अभी तो हम 2, 5, 10 साल अभी इस पीरियड में हैं कि हम आराम से अपना बिजनेस को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, अच्छे से लाइन पे रख सकते हैं। नहीं, बिल्कुल, आई थिंक बहुत अच्छी तरह से वासुदेव जी आपने समझाया, तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करने को, और मेरी बेस्ट विशेस आपको, आपकी पूरी मैनेजमेंट टीम को, और आपके पब्लिक इशू के लिए भी मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू।